कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे जब भी हम एनर्जी कहेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि वो मैकेनिकल एनर्जी है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, वो सब नहीं, मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बस इतना ही। तो सपोज एक मास ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर, ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट पर इसको होल्ड करके रखा गया है यहाँ ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर एच हाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम, फार्मूला पता है सबको, 9 क्लास में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम इज mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलेंगे तब mgh होगा, अदरवाइज दूसरी वैल्यू होती है, वो हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए जो 9 क्लास में पढ़ा था उसी फार्मूला से काम चला लेते हैं, mgh। तो इस ए पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कि रोक के रखा है। तो यहाँ पर 0 स्पीड है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 0। तो जो स्पीड 0 है तो एनर्जी ड्यू टू मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जो होता है, यहाँ पर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0। टोटल एनर्जी अगर लिखें, टोटल एनर्जी, फिर से वही बात, टोटल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी U + K, तो मिल जाता है mgh। इसको हम EA लिख देते हैं, A लिख देते हैं सारे सबस्क्रिप्ट में कि A पॉइंट के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज mgh, इतना आ गया। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए, यहाँ से ड्रॉप कर दें, ड्रॉप करने के बाद सपोज ये मास ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर पहुँच चुका है, x डिस्टेंस नीचे गिर चुका है। तो अब B पॉइंट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर देखें एट पॉइंट B, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास बॉडी UB लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी mg, और ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है, पहले h हाइट थी, x हाइट नीचे गिर गया तो कितनी हाइट बच गई h - x। तो mg h - x, ये तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। अब काइनेटिक एनर्जी बतानी है B पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए 1/2 mvb², vb² मतलब B पॉइंट पर स्पीड। तो vb² की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, vb² की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो x डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद कितनी स्पीड हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, ये निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से कहाँ तक के लिए, A से लेकर B तक के मोशन के लिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as, ये इक्वेशन होती है। v² का मतलब कि जिस जगह पर हम स्पीड निकालना चाहते हैं, फाइनल स्पीड यहाँ पर, यानी कि v² हमारा हो जाएगा vb²। u² जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था तो 0 था। 2as, a यानी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g कितना नीचे गिर चुका है वो हो जाएगा s यानी कि x। तो vb² = 2gx, ये vb² की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अगर यहाँ यूज़ कर लें तो हमें मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m 2gx mgx, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B। तो अब टोटल एनर्जी एट B निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी एट B, UB और KB को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी यानी कि EB आ जाएगी। ठीक है, ये रहा UB, ये रहा KB, इनको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा mgh - x प्लस mgx, तो ये mgh के बराबर ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें 3 और 6, तो A पॉइंट पर भी
टोटल एनर्जी mgh है, बी पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी mgh है, भले ही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ दोनों जगह चेंज हो गई है, यहाँ mgh है, यहाँ पर mgh-x है, यहाँ जीरो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ mgx काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ तो चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर हम उनका सम करें यानी कि टोटल एनर्जी निकालें तो वो हमेशा mgh ही आ रही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों जगह पर। ऑब्जेक्ट और नीचे गिरा, मान लो कि यहाँ पहुँच गया, ग्राउंड से जस्ट कोलाइड करने ही वाला है, जस्ट बिफोर कॉलिजन सी पॉइंट पर, तो अब h डिस्टेंस नीचे तक गिर चुका है। जैसे ही कोलाइड हो रहा है उस समय पर, उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ अगर देखें तो क्या आ जाएगी, एट सी पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अंडरस्टूड है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है। वो आगे डिस्कस होगा पोटेंशियल एनर्जी जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट सी यानी कि यू सी कितना हो जाएगा, अब हाइट हो गई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ज़ीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी के सी 1/2 एम वी सी स्क्वायर होगी। अब वी सी स्क्वायर यानी कि सी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है उस समय कितनी स्पीड हो चुकी है ये हमें पता लगाना है। फिर से ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, इस बार यूज़ कर लेते हैं ए से लेकर सी तक के लिए। तो सी पॉइंट पर जो स्पीड है उसको मान लिया वी सी, कितना डिस्टेंस नीचे गिर चुका है h, तो s की जगह हो जाएगा h, तो वी सी स्क्वायर हो जाएगा 2gh। 2gh यहाँ पर यूज़ कर लो, 2gh, तो यह आ गया mgh काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी एट सी अगर लिखें ई सी इक्वल टू यू सी प्लस के सी ज़ीरो प्लस mgh, तो ये एनर्जी भी mgh के बराबर आ गई। यानी टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हो, बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हो या सी पॉइंट पर, सब जगह टोटल एनर्जी सेम रहती है, भले ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज चेंज हो जाएं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को ही हमने पर्टिकुलरली क्यों चुना है ये अभी समझ में आ जाएगा जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्सेस को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो एक वेरिएबल फोर्स से किया गया वर्क अगर हम निकालते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे पहले कि एक वेरिएबल फोर्स अगर है तो उससे किया गया वर्क अगर हमें निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या था कि मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें जाना है, ए से बी, और ए से बी जाने के डिफरेंट रास्ते हैं। मान लो एक रास्ता ये है ए से बी, मान लो रास्ता नंबर 1, और एक रास्ता ये है रास्ता नंबर 2, और ऐसे ही कोई रास्ता हमने यहाँ बना लिया रास्ता नंबर 3। तो ए से बी किसी भी रास्ते से फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले जाया जा सकता है। अगर फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है तो क्या करते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये जो पाथ है मान लो 1 नंबर पाथ से ले जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं dl। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl के लिए किया गया वर्क कितना होगा, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl dw कितना होगा f डॉट dl, ठीक है, f डॉट dl। ये हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हो जाएगा f dl cos थीटा, फिर आगे इसको f की वैल्यू यहाँ पे डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो मेन जो सोचने का पॉइंट है वो है dw इक्वल टू f dl। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl के लिए वर्क हुआ। अगर a से b तक ऑब्जेक्ट को लेकर गए तो टोटल वर्क कितना हुआ होगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम ए टू बी। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, एफ डॉट डी एल करेंगे, ए से लेकर बी तक लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वर्क डन निकाला जाता है। तो अगर डिफरेंट पाथ्स फॉलो किए जाएं, 1, 2 या 3, कोई भी पाथ फॉलो करें और हर बार वर्क डन सेम आए, हर बार वर्क डन सेम ही आए, तो ऐसे फोर्सेस, अगर ऐसा फोर्स यहाँ इन्वॉल्व है कि हम कोई भी पाथ फॉलो करें और हर बार वर्क डन सेम आए, तो ऐसे फोर्स कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन लिखें, या 1, 2, 3 लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर ए सी बी, यहाँ लिख देते हैं ए डी बी और यहाँ लिख देते हैं ए ई बी। तो 3 अलग अलग पाथ हो गए, तीनों ए से स्टार्ट होते हैं और बी पर जाकर एंड होते हैं। तो अगर हम वर्क डन ए सी बी निकालें, यानी कि ये वाला जो पाथ था, और वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए डी बी निकालें, ए डी बी निकालें, और वर्क डन अलॉन्ग पाथ ए ई बी निकालें, अगर ये तीनों सेम आते हैं, ठीक है, इफ़ वर्क डन अलॉन्ग एनी ऑफ द पाथ्स, किसी भी पाथ से जाएं, बस हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने चाहिए। ए से बी ही जाना है, बट अलग अलग पाथ से जाएं, अलग अलग रास्ते से जाएं, और वर्क डन अगर सेम आता है, देन यहाँ जो फोर्स इन्वॉल्व होगा, F इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो F एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट पाथ से लेकर जाने से डिफरेंट वर्क की वैल्यू आती है, वर्क कैलकुलेट करें, एफ डॉट डी एल फॉर ए टू बी कैलकुलेट करें अलग अलग पाथ के लिए, और ये वर्क डिफरेंट आए, तो वहाँ जो फोर्स इन्वॉल्व होगा दैट विल बी ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अगर उल्टा लेके जाएं, बी से ए, फाइनल से इनिशियल पोजीशन लेकर जाएं, और वर्क डन ए से बी लाने वाले वर्क का नेगेटिव आ जाए, सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव, डायरेक्शन पलट दें, बी से ए की तरफ जाएं और वर्क आ जाए उतना ही, जितना पॉजिटिव आया था उतना ही नेगेटिव वर्क आ जाए। ठीक है, इफ़ W A to B is equal to minus W B to A, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा therefore work done in a closed path। क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, यानी यहाँ से हम ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, कोई भी पाथ फॉलो किया हमने, मान लो कि आए तो थे ए सी बी पाथ से और वापस गए बी डी ए पाथ से, और दोनों वर्क का मैग्नीट्यूड सेम आया, बट अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे, जैसे यहाँ पर है एफ डी एल कॉस थीटा, अगर हम पलट देंगे डायरेक्शन, मान लो कि एफ और डी एल के बीच में 0 डिग्री एंगल है, यानी एफ और डी एल सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है एफ और डी एल सेम डायरेक्शन में, अगर हम इसी फोर्स से वर्क डन निकालें अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी बी से ए जाएं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एफ तो हमारा ऐसे ही रहेगा, बट अब डी एल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा जब हम बी से ए जाएंगे, तो पहले जो एंगल 0 डिग्री था वो अब हो जाएगा पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तो वर्क हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ का मतलब हुआ कि ए से बी गए और फिर वापस बी से ए चले गए, तो पाथ क्लोज्ड कहलाएगा, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन थी वही फाइनल पोजीशन भी हो गई। ठीक है, तो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ का मतलब हुआ कि ये दोनों वर्क, ये ए से बी जाने का वर्क था, ये बी से ए जाने का वर्क था, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क निकालें टोटल वर्क डन, तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, और ऐसा तभी हो सकता है W A to B इक्वल टू -B to A, ये भी तभी हो सकता है जब फोर्स कंजर्वेटिव हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, ये तभी होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ क्या हो जाएगा 0। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। तो जो अभी हमने एग्जांपल किया था, एक मास बॉडी को h हाइट पर ले गए फिर वहाँ से ड्रॉप किया, तो उसमें ये वाला चीज़ कैसे अप्लाई होता है वहाँ पर ये देखते हैं। तो सपोज़ एक मास बॉडी था ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ, मान लो एक पत्थर ही था कोई, ऐसे सपोज़ एक पत्थर था m मास का, अब इसको A पॉइंट से यानी कि ग्राउंड लेवल से उठाकर इसको ऊपर लेके जाना है, मान लो कि यहाँ पर लेके आना है इसे,
बी पॉइंट तक, एच हाइट है, एच हाइट तक इसको लेकर जाना है। और तुमसे ये कहा जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं, मान लो यहाँ कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है, इसको ए से बी ले जा रहे हैं, यहाँ कोई इंटरमीडिएट पोजीशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ होता है, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा ही। लेकिन जब हम ए से बी जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा किस तरफ है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब बी से ए लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो दोनों केस के लिए हम वर्क निकाल कर देखते हैं, ए से बी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं और बी से ए ले जाते हैं, और अगर क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 आ जाता है, then it will indicate that the force involved in this situation is a conservative force। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी लेकर के गए यानी नीचे से ऊपर, ए से बी लेकर के जाएंगे, वर्क डन निकालेंगे, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट एच है। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एम जी, ये एक कांस्टेंट फोर्स है इस केस में। जब बहुत हाइट ऊपर ले जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, बट वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस से थोड़ी हाइट तक, थोड़ी हाइट मीन्स 100 मीटर 200 मीटर इतना अगर ले जाएं तो जी की वैल्यू में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये फोर्स जो हमारा है ये कांस्टेंट है, ऐसे वेरिएबल होता है बट उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जाना पड़ता है, तब जी की वैल्यू में चेंज आता है। तो कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे एफ डॉट एच तो क्या हो जाएगा, एफ एच कॉस 0, सॉरी एफ नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स, एच ऊपर की तरफ है तो 0 नहीं होगा, तो क्या होगा कॉस पाई, एफ एच कॉस पाई। तो कितना आ जाएगा, माइनस एफ एच और एफ की वैल्यू लिख देते हैं माइनस एम जी एच, ठीक है। इतना वर्क हुआ जब हम ए से बी लेकर जा रहे हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये याद रखना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता, मतलब कि हमें अगर पत्थर को उठाना होता, हमने फोर्स लगाया, उससे कितना वर्क हुआ ये कैलकुलेट करना होता, तो हम एफ ऊपर की तरफ लेते, एच भी ऊपर की तरफ हो जाता, ठीक है। लेकिन हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच, इसीलिए यहाँ पे कॉस पाई आया। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, डब्ल्यू बी टू ए, फिर से वही एफ डॉट एच, एफ एच कॉस 0। इस बार एफ और एच सेम डायरेक्शन में होंगे, जब बी से एच की तरफ ला रहे, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो कॉस 0, तो क्या हो जाएगा एम जी एच, ठीक है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज माइनस एम जी एच, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम बी टू ए इज प्लस एम जी एच। तो अगर वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालें इनक्लोज्ड पाथ, यानी ए से शुरू हुआ और वापस ए पर आ जाए तो कितना वर्क आएगा, देयरफॉर वर्क डन इन द क्लोज्ड पाथ, कौन सा क्लोज्ड पाथ, ए से बी गए और फिर बी से ए आ गए, इस पाथ में कितना वर्क हुआ, तो दोनों वर्क्स को ऐड कर दो, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो क्या आ जाएगा माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच इक्वल टू 0। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ by this force means gravitational force in this case, वो आ गया 0। it means what, gravitational force is a conservative force, ठीक है, conservative force। और यहाँ पर एक बात है वो बता देते हैं, हालांकि इससे रिलेटेड है बट हमारे सिलेबस का नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है और एक m2 मास का ऑब्जेक्ट, ये 9th क्लास में तुमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो m1 m2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अब m1 को अगर हम एक जगह फिक्स कर दें और m2 को कहीं भी ले जाएं, कहीं भी,
ये मान लो ए पोजीशन थी, कहीं ले जाए, मान लो यहाँ ले आए ए डैश पोजीशन पर, तो भी इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा उस ओ पॉइंट की तरफ ही डायरेक्टेड होगा जहाँ पे m1 रखा है। कहीं पे भी ले जाओ, किसी जगह, इधर ले आओ, बोर्ड के प्लेन से बाहर ले आओ, तो भी जो फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 है दैट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉइंट O, यानी एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड है। तो ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स ज़रूरी नहीं है, बट सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो नहीं हैं वो होंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जब फ्लोर वाली बात आई तो यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं तो समझना इजी होगा। जैसे यहाँ हमने निकाला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम बी टू ए। अगर हमें वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना होता, एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम लोग जैसे पत्थर को उठा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो वहाँ पे एक्ट कर ही रहा था, वो सिस्टम में ऑलरेडी था, बट हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाकर बॉडी को ऊपर उठाया, यानी कि जो हमारे द्वारा खर्च की गई एनर्जी होगी, जो वर्क डन होगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि ए से बी ले जाएंगे तो प्लस mgh होगा और बी से ए जब आएगा तो माइनस mgh होगा। ये बात इसलिए बताई है कि इसमें जब हम ए से बी उठाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है, वर्क हैज़ टू बी डन, और ऊपर से जब छोड़ देते हैं तो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आता है, तो उसको बोला जाता है वर्क ऑब्टेन्ड। ठीक है, वो किसके केस में, अब ये भी ध्यान रखना पड़ता है स्टेटमेंट बोलते समय कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बोल रहे हैं या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। तो अगर हमने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो ए से बी ले जाने में होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फिर अगर बी से ए जब आएगा ऑब्जेक्ट तो वर्क डन नहीं होगा, तो होगा वर्क ऑब्टेन्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन और वर्क ऑब्टेन्ड इस केस में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क डन वर्क ऑब्टेन्ड क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, और उसी को हमने क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो होगा ऐसे भी कह सकते हैं, सब एक ही बात है। बट अगर हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का केस होता और एक्सटर्नल एजेंट को, ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाना पड़ता, मान लो कि ये हमारा फ्लोर था और ये एक बॉक्स था। ठीक है, ये एक बॉक्स है, बॉक्स को ए से बी पोजीशन तक लेके जाना है, यहाँ पे लेके आना है। तो ए से बी पोजीशन लेके जा रहे हैं, फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाइड। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है फोर्स अप्लाइड के अपोजिट, नहीं बोलना चाहिए क्या, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट। ठीक है, इस बॉक्स और फ्लोर के सरफेस में जो टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसके अपोजिट होता है। तो फोर्स इधर अप्लाई किया तो टेंडेंसी ऑफ मोशन भी इसी तरफ होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ए से बी जब ले जाएगा एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम इसको घसीट के ले जाएंगे ए से बी बॉक्स को, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फिर जब बी से ए लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को इस तरफ घसीटना चालू किया, बी से ए लेके आ रहे हैं, तो क्या हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे ग्रेविटेशन वाले केस में था। ऊपर उठाए ऑब्जेक्ट को तो मेहनत करनी पड़ी, नीचे तो अपने आप से आ गया। बल्कि यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट रख दें, मान लो कि हथौड़ा था, ये ऊपर उठाया, नीचे एक पत्थर रख दिया, उसको तोड़ना है तो ये अपने आप नीचे आके पत्थर को तोड़ देगा। यानी जितनी एनर्जी हमने खर्च की थी, जितना वर्क किया था, वर्क डन ए से बी जाने में, बी से जाने में वही ऑब्टेन हो जाएगा, वही वर्क। फिर उस वर्क की हेल्प से हम कुछ काम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ए से बी ले जाने में भी तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा और बी से ए ले जाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों केस में होगा वर्क डन। इसमें क्या था, ए से बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बी से ए वर्क ऑब्टेन्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। जितना वर्क किया उतना हमें वापस मिल गया। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, जब तुम ऑब्जेक्ट को ए से बी घसीट के ले जाओगे तो भी वर्क करना पड़ेगा, बी से ए वापस ले जाओगे, यानी क्लोज्ड पाथ बनाने की कोशिश की तुमने, तो जब बी से ए ले गए तो फिर से तुम्हें वर्क करना पड़ा। क्लियर? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स वाला एग्जाम्पल है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि ए से बी में वर्क डन हुआ, बी से ए में वर्क ऑब्टेन्ड हुआ, टोटल वर्क किया ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पल जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स इज़ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसमें क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क डन ज़ीरो नहीं है। ए से बी गए तो वर्क हुआ डब्ल्यू ए बी, बी से ए गए तो वर्क हुआ डब्ल्यू बी ए, लेकिन
इस केस के जैसा ये इक्वल एंड अपोजिट नहीं है कि ज़ीरो हो जाए, इस केस में ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस जिनमें क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क ज़ीरो नहीं होता है, ऐसे फोर्सेस को कहलाते हैं, ऐसे फोर्सेस कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ठीक, और जितने भी ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस होता है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है, उनको डिसिपेटिव फोर्सेस भी बोला जाता है। डिसिपेटिव यानी जो एनर्जी का लॉस करते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हुआ क्लोज्ड पाथ में, ये इधर वर्क डन इधर वर्क ऑब्टेंड, इसमें एनर्जी का लॉस होता है। ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, दोनों में ही एनर्जी का लॉस होगा, वर्क डन ज़ीरो नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस हो गया, इसीलिए बोलते हैं डिसिपेटिव यानी कि एनर्जी का लॉस करने वाले फोर्सेस। तो ये तो रही कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात। और भी एग्जांपल हैं, जैसे स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है F = kx, मैग्नीट्यूड अगर बोलें तो kx, डायरेक्शन भी ले लें तो -kx, तो वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल बताओ, तो उसमें नाम ही बताना होता है कि ये कंजर्वेटिव है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, वो हम देखेंगे, प्रूव करेंगे उसको। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव, वो तो अभी 11th क्लास में ही पढ़ा जाएगा। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस की और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, कंजर्वेटिव फोर्स को हमने एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं, वर्क डन क्लोज पाथ में ज़ीरो होता है या नहीं, इसके बेसिस पे हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को समझा। इट मीन्स कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी से रिलेटेड कैसे है ये हम लोग देखते हैं अभी। तो सपोज एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्ट्रेच किए हुए स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है? 1/2 kx², इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस U को यानी पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि स्प्रिंग का हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया। जब हम किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो खींचे हुए स्प्रिंग में इतनी एनर्जी है, अगर हम du/dx निकालें, du/dx का मतलब क्या हुआ कि x क्या चीज़ था, ये हमारा स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग था, ये इसकी नॉर्मल लेंथ थी, तो x क्या चीज़ था, इसके लेंथ में चेंज था। ठीक है, L मान लो इसका एक्चुअल लेंथ था और x है चेंज लेंथ। जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते जाते हैं x बढ़ता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है। स्प्रिंग को जितना ज़्यादा खींचोगे एनर्जी उतनी बढ़ जाएगी, स्प्रिंग हो या रबर बैंड हो, दोनों में एक ही बात है। तो x क्या चीज़ था, चेंज इन लेंथ। तो अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अब तक ये सारी बातें याद हो जानी चाहिए थी। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, मान लो हमने लिखा d/dx ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x बदलने के साथ साथ y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, du/dx निकाला, मतलब u x पे डिपेंड करता था, x चेंज होगा तो y चेंज हो जाएगा। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या है। ठीक है, तो du/dx हमने किया, यानी कि u पर d/dx ऑपरेटर लगा दिया। तो d/dx 1/2 kx², 1/2 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज। तो जो कांस्टेंट है उसमें चेंज होगा ही कहाँ, तो रेट ऑफ चेंज की बात उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो क्या बचा है, d/dx ऑफ x²। फिर डिफ्रेंशिएट करने से पावर घटती है, ये हम लोग जानते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से पावर घटती है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का जो सबसे जनरल फार्मूला, सबसे ईजी वाला वो फार्मूला यूज़ किया गया है, d/dx ऑफ x⁴n क्या होगा, n टाइम्स x⁴n-1। इस फार्मूला को यूज़ करना है। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, तो डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, 2x⁴2-1 यानी कि 1, तो 2 डिवाइड कर दिया, ये आ गया kx। kx और स्प्रिंग का क्या रिलेशन है,
स्प्रिंग में अगर एक्स लेंथ में चेंज किया तो स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में के एक्स फोर्स डेवलप हो जाता है, और एक्स के साथ डायरेक्शन अपोजिट है, अगर एक्स इस तरफ है नीचे की तरफ तो के एक्स ऊपर की तरफ, तो माइनस साइन भी लगा सकते हैं। इट मीन्स जो के एक्स है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यानी कि अगर हम डी यू ओवर डी एक्स के साथ एक माइनस लगा दें तो हमें वो फोर्स मिल जाएगा जो स्प्रिंग में एक्स एक्सटेंशन करने पर डेवलप होता है। ठीक है, इसको मान लिया हमने नंबर 2। तो देयरफॉर माइनस डी यू ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी ओवर डी एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स ही क्या होता है, फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग माइनस डी यू ओवर डी एक्स। तो ये एक रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, और ये एनर्जी आई क्यों थी, इस फोर्स की वजह से आई थी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वाला डिस्कशन तुम याद करो तो इसमें बताया गया था कि अगर स्प्रिंग को हम खींचते हैं, एक्स एक्सटेंशन करते हैं, तो उसमें इंटरनल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे माइनस के एक्स, माइनस तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा के एक्स। तो जो फोर्स डेवलप हुआ उसी फोर्स की वजह से हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो जो वर्क करना पड़ता है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट मीन्स कि एनर्जी और वहाँ जो फोर्स है उनका ये रिलेशन है, और ये वाली बात सिर्फ स्प्रिंग और स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सबके लिए सही है। चेक करके देख लो, अगर भरोसा नहीं है चेक करके देख लो। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, इसमें वेरिएबल क्या है, हाइट, तो हाइट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी डी ओवर डी एच, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू h, तो d ओवर डी एच ऑफ mgh, mg तो कांस्टेंट है तो mgh में से mg कॉमन आ गया, dh ओवर dh। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा दिया बचपन वाला, तो dh कट गया, 1 आ गया, आंसर सही आ जाएगा। परंतु अगर किसी ने ऐसा कहा कि dh कट गया तो उसको ना फिर 11th क्लास में पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि dh नहीं कटा, हुआ क्या कि d ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर n जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे कायदे से लिख दें ज़रा, हाँ, n एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो अगर x की पावर 1 हो तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 पावर हो गई तो 1 हो गया। ठीक है, x टू द पावर 0 मतलब 1, समझ गए। तो dx बाई डी का ये मतलब है कि x था हमारा जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 1 आ गया। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि dh बाई डी या dx बाई डी डिवाइड हो गया 1 आ गया, वैसा नहीं है, भले ही रिजल्ट सेम आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dh बाई डी तो 1 हो गया, इधर du बाई डी की वैल्यू आ गई mg। ठीक है, तो mg तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और du बाई डी जब बढ़ता है, कब बढ़ता है, याद करो, जब हम पत्थर को ऊपर उठाते हैं, यानी h बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन कब, जब फोर्स नीचे की तरफ है। बट पत्थर को जब नीचे लाते हो तो क्या होता है, तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर जाओगे तो एनर्जी घटेगी, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। स्प्रिंग में भी वैसे ही होता है, स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो फोर्स उधर की तरफ है, स्प्रिंग को खींचोगे यानी फोर्स के अगेंस्ट जब तुम ताकत लगाओगे, फोर्स के अगेंस्ट एक्सटेंशन करोगे तब एनर्जी बढ़ेगी, और फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर जाओगे तो एनर्जी घटेगी। तो ये जो माइनस साइन होता है ना, ये यही चीज़ इंडिकेट करता है, डी ओवर डी एक्स इज नेगेटिव व्हेन एफ इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से है, अगर डी ओवर डी एक्स पॉजिटिव है तो एफ नेगेटिव होगा, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी घटेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो डी ओवर डी एच तो रेट ऑफ चेंज निकाल लिया, बट किस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ती है और किस डायरेक्शन में घटती है वो अगर देखना है तो हम यहाँ पे माइनस डी ओवर डी एच लिखें। ठीक है, तो मिलेगा माइनस एम जी, और माइनस एम जी मतलब एच के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जब हमने डायरेक्शन की बात की तो वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एच। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई बात समझ में। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये और एक खास प्रॉपर्टी है जो एनर्जी से
कंजर्वेटिव फोर्स को रिलेट करती है वो ये है, क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर इसी बात को हम थोड़ा जनरलाइज कर लेंगे और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लेंगे अपनी बात का। तो हमने अभी क्या लिखा, माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे असल में बात ये होती है कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर फोर्स भी एक्स डायरेक्शन वाला ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये स्प्रिंग था, मान लो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग था और ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन था। ठीक है, तो स्प्रिंग को जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, तो स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हुआ वो इस तरफ होगा। ठीक है, ये तो x हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और फोर्स इस तरफ है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस के एक्स और x की वैल्यू तो x है ही। तो ये सिर्फ x डायरेक्शन के लिए है। अगर y डायरेक्शन में होता, स्प्रिंग वर्टिकल होता, तो हम उसको बोलते हैं डी यू बाई डी वाई इक्वल टू एफ वाई वैक्टर। अगर z डायरेक्शन में होता तो डी यू बाई डी जेड इक्वल टू एफ जेड वैक्टर। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने से एनर्जी का ये रिलेशन आता है। यानी ये जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम एक जनरलाइज्ड डायरेक्शन लिखें तो उसमें एक्स वाई जेड की बजाय हम आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल क्या लिखेंगे, माइनस डी यू ओवर डी आर इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे चाहें तो एफ आर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आर के डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। अगर कंप्लीट फोर्स नहीं है तो उसका कंपोनेंट लिया जाता है, वो खैर हम लोग जानते ही हैं, पहले डिस्कस हुआ है। तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना माइनस डी यू बाई डी आर, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। और इतनी बड़ी बात कहने का, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसके लिए एक छोटा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेडियंट होता है GRADIENT। ग्रेडियंट का मतलब होता है, इस बात को याद कर लेना, इसको हम बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, 11th में भी 12th में भी। ग्रेडियंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ग्रेडियंट मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ग्रेडियंट का ये मतलब होता है। तो ग्रेडियंट सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगह यूज होगा। जहाँ भी विद डिस्टेंस हमें चेंज दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पे ग्रेडियंट की बात हो रही। तो इस इक्वेशन को ग्रेडियंट के नाम से अगर देखें तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना। ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम और एक टर्म डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल। हाँ, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, इसमें ओम्स लॉ और ये सब, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, वोल्टेज पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो वोल्टेज कहा जाता है। खैर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे फोर्स फील्ड होता है। ठीक है, फोर्स फील्ड का मीनिंग क्या है वो 12th क्लास में ही बताया जाएगा, और ग्रेविटेशन चैप्टर में भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, इसको याद रखना है। तो अब ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।